हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल अनवी साइंस क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ेंगे और ये तीसरा वीडियो होगा फिजिक्स में। चैप्टर फर्स्ट है प्रकाश का परावर्तन। इससे रिलेटेड हम दो वीडियो आपके लिए डाल दिए हैं और वैसा क्वेश्चन हम बताए हैं, या ऑब्जेक्टिव में हो या लघु उत्तरीय में हो या दीर्घ उत्तरीय में हो, जो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है या बिहार बोर्ड में पूछने की पूरी संभावना है। एक तरह से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको बताएं। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो इस हमारे जो हम आपको बताए हैं वहीं से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सब हम आपको बता देंगे। तो आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं बिहार बोर्ड के दृष्टि से, अभी आपके पास समय उतना नहीं है कि आप लोग ओवरऑल सब्जेक्ट को बेहतरीन तरीके से पढ़ सके। आपको वैसे ही क्वेश्चन पढ़ना होगा जो क्वेश्चन पूछने की संभावना हो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो। तो वैसे क्वेश्चन के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। तो चलिए अब हम बताते हैं प्रतिबिंब। आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले प्रकाश से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछते हैं वो पढ़ लिए हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम भी समझ लिए हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम आपको बताए हैं जिससे पूछने की संभावना है। तो चलिए आज हम लोग प्रतिबिंब पढ़ेंगे, यानी कि इमेज पढ़ेंगे। प्रतिबिंब देखिए, आपसे प्रतिबिंब की परिभाषा भी पूछ सकता है और इसके कितने प्रकार होते हैं ये भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग देखिए, और ये जो हम भाषा लिखे हैं इसका परिभाषा ये बहुत आसान लैंग्वेज में है। आप 3-4 बार पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा। तो देखिए, प्रतिबिंब यानी कि इमेज किसे कहते हैं? बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि इमेज कहते हैं। अब देखिए, यह भी दो प्रकार का होता है। जो प्रतिबिंब होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, या इसी को हम लोग कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब हमें बताने की ये जरूरी है, क्योंकि जब आप लोग उत्तल दर्पण अवतल दर्पण पढ़िएगा, समतल दर्पण, तो उसमें वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब आता है। तो ये प्रतिबिंब महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए आप इसको समझिए और याद कीजिए। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब हमारा है पहला, प्रतिबिंब का पहला प्रकार है वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा है आभासी या काल्पनिक। तो इससे रिलेटेड कुछ विशेषता है जो महत्वपूर्ण है वो हम यहाँ लिखे हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि उतारा जा सकता है। फिर देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, यानी कि जो वास्तविक प्रतिबिंब से रिलेटेड दो क्वेश्चन याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं, यानी कि उसका हम फिगर बना सकते हैं। दूसरा है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। ये वास्तविक प्रतिबिंब से रिलेटेड दो पॉइंट याद रखिएगा। अब आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब देखिए, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो आभासी प्रतिबिंब होता है इसी को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे हम लोग पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, यानी कि जो आभासी प्रतिबिंब होता है ये वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा, इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। तो दोनों एक दूसरे का विपरीत कंडीशन है, आप लोग इसे याद रखिएगा तो ये याद हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए, गोलीय दर्पण। दर्पण से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। तो गोलीय दर्पण देखिए, इसका परिभाषा देखिए, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, यानी कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले जैसा हो। यानी कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले जैसा हो, तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए, जैसे गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले जैसा हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे मान लीजिए, यानी कि गोलीय दर्पण ऐसा होगा, उसका जो परावर्तक सतह होगा
वो खोखले जैसा हो गया, यानी कि अंदर ये क्या होगा, खाली होगा। अब बाहर की तरफ अंदर इसके अंदर एक लेप रहता है, अंदर इसका गोलीय दर्पण के अंदर एक लेप रहता है, और इस गोलीय दर्पण में आप किसी साइड से भी अपना चेहरा देख सकते हैं, इस साइड से या इस साइड से या इस साइड से या इस, यानी कि बॉल जैसा होता है गोलीय दर्पण। अंदर एक परत चढ़ा रहता है सिल्वर ब्रोमाइड का, एजीबीआर का, इसे हम लोग कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। एजीबीआर का एक परत चढ़ा रहता है, जिसके इसी के सहायता से, जो परत चढ़ा रहता है उसी के सहायता से हम लोग अपना चेहरा देख पाएंगे। अगर ये परत नहीं रहेगा तो इस पर किसी का चेहरा नहीं दिखाई देगा। यानी कि जो शीशा के अंदर, यानी कि दर्पण के पीछे, सॉरी अंदर नहीं, दर्पण के पीछे जो परत चढ़ा रहता है वो सिल्वर ब्रोमाइड का रहता है, और उसी के सहायता से हम लोग किसी वस्तु का या अपना चेहरा देख पाते हैं। तो गोलीय दर्पण कैसा रहता है, यानी कि गोले जैसा रहता है। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले जैसा हो, तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देखिए, गोलीय दर्पण जो हमारा है ये दो प्रकार का होता है, एक है उत्तल दर्पण और दूसरा है अवतल दर्पण। यानी कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। आपसे पूछ सकता है कि गोलीय दर्पण की परिभाषा और ये कितने प्रकार के होते हैं लिखे, तो आपको इतना लिखना होगा। अब इसके बाद देखेंगे कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो उत्तल दर्पण देखिए, जिस दर्पण का परावर्तक सतह आगे के तरफ उभरा हुआ हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह आगे की ओर उभरा हुआ हो या आगे की तरफ उठा हुआ हो या आगे की तरफ निकला हुआ हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चलिए उत्तल दर्पण अवतल दर्पण हम लोग समझ लिए, उसका डिफिनीशन भी हम लोग समझ लिए। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होगा, ऊपर की ओर यानी कि बाहर की ओर उठा हुआ रहेगा। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। अब हम लोग समझेंगे कि समतल दर्पण। समतल दर्पण यानी कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। देखिए, जिसका परावर्तक सतह क्या होगा, समतल होगा। जैसे शीशा आप लोग देखें जिसमें चेहरा देखा जाता है, तो उसका जो परावर्तक सतह होता है वो क्या होता है, समतल होता है। यानी कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो तो उससे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बराबर, सीधा और काल्पनिक बनता है। यानी कि समतल दर्पण का ये विशेषता हो जाएगा कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बनता है, सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। यानी कि उसी को हम लोग कहते हैं आभासी। फिर इसकी फोकस दूरी अनंत होती है, यानी कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, यानी कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण की विशेषता में क्या हो जाएगा कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बनता है, सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है, और इसकी फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। यानी कि बराबर बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है, और समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ये इसका विशेषता हो जाएगा, ये इसका परिभाषा हो जाएगा। तो समतल दर्पण से याद रखिएगा। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, यानी कि उत्तल दर्पण का उपयोग से क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो पीछे का दृश्य देखने के लिए शीशा लगा हुआ रहता है वाहनों में, तो उसमें किस दर्पण के यूज होता है, तो उत्तल दर्पण के, यानी कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में या पश्य दृश्य देखने के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं हिंदी में। अगला है कि किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाने में। यानी कि मुख्य रूप से ये इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, उपयोग याद रखिएगा कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का।
साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। या वाहनों में पश्य दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। अगला है अवतल दर्पण का उपयोग। उपयोग से क्वेश्चन पूछता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी कि हजामत बनाने में, उसी को दाढ़ी बनाने में। चिकित्सा क्षेत्रों में, यानी कि डॉक्टर आंख नाक कान के जो डॉक्टर होते हैं उसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी कि चिकित्सा क्षेत्रों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मोटर गाड़ी के हेडलाइट और बैक लाइट में, यानी कि जो मोटर गाड़ी का हेडलाइट होता है उसमें, बैक लाइट में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाने में अवतल दर्पण का। अब है अगला समतल दर्पण का उपयोग, यानी कि चेहरा देखने के लिए हम लोग समतल दर्पण का यूज करते हैं। और इसका उपयोग और है कि ड्रेसिंग टेबलों में, यानी कि जो टेबल में आप लोग देखे होंगे कि शीशा लगा हुआ रहता है, या अलमीरा में शीशा लगा हुआ रहता है, उसमें हम लोग समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी कि समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में और ड्रेसिंग टेबलों में। उसके बाद अवतल दर्पण का उपयोग हजामतों में, चिकित्सा क्षेत्रों में, और मोटर गाड़ी के हेडलाइट और बैकलाइट में। उसके बाद इसके याद रखिएगा कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। ये आपको याद रखना होगा, ये वाला ये ज्यादा पूछता है। उसके बाद ये वाला और इसको याद रखना होगा, और ये वाला उसके बाद ये याद रखना। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए उत्तल दर्पण की विशेषता आपको याद रखना है। पहला विशेषता है कि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि विशेषता भी आपको याद रखना होगा कि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। फिर उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद एक और याद रखना है कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो धनात्मक होता है, यानी कि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। एक और विशेषता याद रखना है कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। यह तीन विशेषता आपको याद रखना होगा। अवतल दर्पण की विशेषता आप देखिए। अवतल दर्पण में छोटा और बड़ा दोनों प्रतिबिंब बनता है। इसमें तो सब टाइप का प्रतिबिंब बनता है, छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है, वस्तु से छोटा भी बनता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है, सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है। यानी कि ये सब इसके विशेषता हो जाएगा। अवतल दर्पण में छोटा और बड़ा दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ये याद रखिएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। तो देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, और समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत। तीनों पॉइंट आपको याद रखना होगा। समतल दर्पण का फोकस दूरी, समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है ये होता है अनंत। फिर उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी, ये सब क्या है दर्पण, तो इसका जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है। अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है ये होता है ऋणात्मक होता है। इन सभी दर्पण का फोकस दूरी आपको याद रखना होगा। ये सब क्या है, दर्पण है। इसको आपको याद रखना होगा, ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछा जा सकता है। आपके लिए एक क्वेश्चन हम देते हैं यहाँ से, कि आपके लिए क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखे। आपको यहाँ से क्या लिखना है, जहां पर ये आप लोग इसके एक नोट्स बना रहे होंगे उसी में आपको क्या लिखना है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखना है। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसका भी आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद जो क्वेश्चन पूछेगा उसको अब हम लोग देखते हैं। चलिए अब दर्पण से रिलेटेड कुछ लोग हम महत्वपूर्ण बातें समझे। दर्पण से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना होगा। इसमें से कोई आपसे पूछ भी सकता है। तो देखिए इसको समझने से पहले थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ हम एक दर्पण बना रहे हैं, यहाँ एक हम दर्पण बना दिए, बाहर से इसको हम कर दिए लेप, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड के इस पर हम परत चढ़ा दिए। ये है दर्पण। अब देखिए मिरर है,
अब इसके जो बीच मध्य बिंदु है इसको हम लोग कहते हैं ध्रुव यानी कि पोल। इसे हम P से इंडिकेट करते हैं यानी कि P से सूचित करते हैं। अब जो इसके बीच में जो केंद्र होगा, जिस ऐसे हम इसको गोला करेंगे तो इसके बीच एक केंद्र होगा, उस केंद्र को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र इसे हम लोग C से इंडिकेट करते हैं, इसको C से सूचित करते हैं यानी कि इसको हम C कह देंगे। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच जो रेखा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं प्रधान रेखा या मुख्य अक्ष। इसको प्रधान रेखा या मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष, प्रधान रेखा या मुख्य अक्ष। अब देखिए, प्रधान अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव आप लोग समझ गए हैं। ध्रुव यानी कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं यानी कि पोल कहते हैं। ध्रुव को P से इंडिकेट किया जाता है। वक्रता केंद्र यानी कि गोलीय दर्पण, जिस गोले का भाग होता है यानी कि जो गोलीय दर्पण ये है हमारा, अंदर इस पर हम पारा चढ़ा दिए हैं यानी कि ये लेप है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को यानी कि इस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं यानी कि इसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। अब देखिए वक्रता त्रिज्या समझिए। वक्रता त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है, कैपिटल R से, यानी कि वक्रता केंद्र यानी कि C और ध्रुव के बीच की दूरी को, यानी कि ये ध्रुव हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया, इसके बीच ये जो दूरी है ना, इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच ये जो दूरी है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये हमारा क्या है? वक्रता त्रिज्या। इसे हम लोग R से सूचित करते हैं, कैपिटल R से। अब देखिए इसको भी समझ गए। अगला पॉइंट देखिए, मुख्य अक्ष यानी कि जो हमारा दर्पण के वक्रता केंद्र यानी कि C और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, यानी कि ध्रुव यानी पोल को P तक के जो P है हमारा ये, यानी कि इसको मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी कि दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान रेखा कहते हैं। समझ गए इसको भी। अब देखिए फोकस, यानी कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित दूरी को बोल रहा है कि जो दर्पण का ध्रुव है और वक्रता केंद्र है, यानी कि ये ध्रुव हो गया और ये ध्रुव हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। अब इसके बीच जो हमारा है बिंदु, इसी को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। इसे हम F से सूचित करते हैं, यानी कि फोकस भी समझ गए। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित बिंदु को, यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित बिंदु को फोकस कहते हैं। फोकस को F से सूचित किया जाता है। अब फोकस दूरी देख लीजिए, ये वाला, यानी कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, यानी कि ये दर्पण का ध्रुव हो गया और ये हो गया फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी। यानी कि इसके और इसके बीच ये जो दूरी है इसी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी। इससे हम छोटा f से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा वक्रता त्रिज्या है इस फोकस दूरी से क्या है? 2 गुनी है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये है फोकस दूरी, यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी और यहाँ से यहाँ तक है वक्रता त्रिज्या। यानी कि फोकस दूरी का 2 गुना है वक्रता त्रिज्या। यानी कि वक्रता त्रिज्या बराबर हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणे फोकस दूरी। यानी कि फोकस दूरी का 2 गुनी होती है वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी का 2 गुनी होती है वक्रता त्रिज्या। यानी कि R बराबर हम कह सकते हैं 2F। तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर R/2 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना होगा। जो वक्रता त्रिज्या होती है वो
किसकी दो गुनी होती है? फोकस दूरी की दो गुनी होती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को अनूप साइंस क्लासेस को अभी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, साथ में लाइक करिए। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।